नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों और ये समय रहता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी का। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान महामैराथन प्रश्नोत्तरी चल रही है उसका टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 6 दोस्तों। इससे पहले हमने 5 टेस्ट है दोस्तों वो देख लिए हैं। महत्वपूर्ण 500 प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रतिदिन हमारे 30 प्रश्न है इन टेस्टों के माध्यम से लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के टेस्ट में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर आज की। इससे पहले एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि आज इस वीडियो की लिंक को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या रहेगी हमारी 151 दोस्तों। क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार भाषा की अव्याप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा या क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार एग्जामों में ये क्वेश्चन है जो क्या होता है, रिपीट होता है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रतिदिन देखने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो लाइव देख रहे हैं या बाद में वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को दोस्तों। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो सही रहेगा, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। इस स्किनर के अनुसार जो भाषा की अव्याप्ति है वो किससे होती है, क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट 152 की और 152 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में है, प्रेरकों में है, छात्र वर्गीकरण में है या श्रेणी विभाजन में है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग किसमें है दोस्तों, छात्र वर्गीकरण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रिपीट हो सकता है इस बार एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की ओर दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है, जीन कहा जाता है, होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो आप सभी को पता है क्या कहा जाता है दोस्तों। बहुत सारे साथी है वो क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में कर देते हैं जिन को सही। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 की ओर दोस्तों। 154 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन। देखिए दोस्तों आपको 4 यहां पर दिए गए हैं ऑप्शन, इनको पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यह कथन क्या है, असत्य है क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा है, गलत हो सकता है क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। तीसरा है, सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। और चौथा है, सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्रों के विकासों से संबंध रखता है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये कथन क्या है, सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्रों के विकास से संबंध रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। 155 नंबर का क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो 4 देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण मस्तिष्क को। दूसरा है, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों के बीच अंतःक्रिया है। तीसरा है, विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पदानुक्रमानुक्रम है। चौथा है, अनुदेशों को तया जैसा करते हैं समय शिक्षा को शैक्षणिक खोज के किसी विशिष्ट सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो दोस्तों 155 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो गलत रहेंगे आपके, और बीच में कुछ यहां पर मिस्टेक भी दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका सही रहेगा और सही भी है।
ध्यान से पढ़ ले दोस्तों, जो गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत है उसका समर्थन पहला ही ऑप्शन करेगा। मस्तिष्क के एक भाग में जो शक्ति होती है उसकी केवल एक योग्यता ही, जो मस्तिष्क की एक योग्यता है, एक भाग में अगर क्षति हुई है तो एक योग्यता है वही प्रभावित होगी, आपका पूरा मस्तिष्क है वो प्रभावित नहीं होगा दोस्तों। इससे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156 की ओर दोस्तों। 156 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। वह अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से या बौद्धिक रूप से। तो दोस्तों वो किस रूप से अभिप्रेरित है? वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। और ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्जामों के अंदर जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूं ना, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक और शेयर कर दो, और शेयर तो आज आप सभी को करना ही है दोस्तों, अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 की ओर। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है, क्या करता है? अनुरूपित शिक्षण का, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन है वो रहेगा 3 नंबर का। जो स्केप होल्डिंग है वो संकेत करता है अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में, वो है कि वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यह क्वेश्चन तो बार बार एग्जामों में आता रहता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना, तीसरा ऑप्शन है यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, और चौथा है अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो दोस्तों मूल्यांकन का अगर सही मायने में उद्देश्य देखा जाए तो वो ये ही होता है कि अधिगम की जो कमियां हैं उनका पता लगाना और उन्हें दूर करना। बाकी तीनों के तीनों है जो मूल्यांकन के सही मायने में उद्देश्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। 159 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार है, क्या है दोस्तों? पहला देखते हैं, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना, दूसरा है मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण करना, तीसरा है मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, चौथा है शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार क्या है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वाला, अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 की ओर दोस्तों। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, और आप सभी भी मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं वो चाहे आप अभी प्राइवेट में हो, सरकारी में जल्द मिल जाएगी आपको ज्वाइनिंग, लेकिन हो तो अध्यापक ही। तो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देते हैं किसका? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। किसको बढ़ावा देंगे दोस्तों? सहयोग की भावना को। ऐसे क्वेश्चनों जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जामों में बार बार जो रीट सीटेट एग्जाम है इनके अंदर बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 की ओर दोस्तों। 161 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, क्या भूमिका है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आधुनिक शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसके अंदर शिक्षक की क्या भूमिका है दोस्तों? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। 1 नंबर का ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 162 की ओर दोस्तों। 162 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना,
दूसरा ऑप्शन है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तीसरा ऑप्शन है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। और चौथा ऑप्शन है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ ले सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, यह कार्य उस शिक्षिका को नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका सही रहेगा। चलते हैं 163 की ओर। 163 नंबर का क्वेश्चन है मानव व्यक्ति परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो मानव व्यक्ति जो परिणाम है वो किसका है दोस्तों? किसका परिणाम है? यह है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। 2 नंबर का ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 की ओर दोस्तों। और अभी तक जिन साथियों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। नीचे देखिए बेल आइकन दिया गया है, और जो फेसबुक साथी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ऊपर लिंक दी गई है, जाइए YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन देखते हैं, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी है जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उनके लिए लगातार उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 3 नंबर का ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट 165 की ओर। 165 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ऐसा क्वेश्चन है जो शायद हर साल एग्जामों के अंदर बार बार पूछा जाता है दोस्तों। टीपी नन ने किया था, स्पेंसर ने किया था, फ्रोबेल ने किया था, या मोंटेसरी ने किया था? तो किसने किया था किंडरगार्टन पद्धति का? फ्रोबेल ने दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है दोस्तों? अधिगम के संबंध में सही कथन का यहां पे आपको क्या करना है? पता लगाना है। पहला देखते हैं ऑप्शन, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि किसी प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक हो। तो ये पहला तो गलत है दोस्तों, दूसरा सही है। तीसरा और देखते हैं, अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनाओं कारकों से नहीं प्रभावित होता है, यह भी गलत है दोस्तों। और चौथा है, अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है, यह भी गलत है दोस्तों। तो यहां पे आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही है, अधिगम के संबंध में सही कथन है दोस्तों। ध्यान से पढ़ ले, अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक हो दोस्तों। चलते हैं 167 की ओर। 167 नंबर का क्वेश्चन है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यताओं के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ ही दिनों पहले बहुत सारे साथियों ने भी मेरे पास भेजा था, कहीं पर उन्होंने देखा है या किसी बुक्स में उनको मिला था। यही क्वेश्चन सेम डिटो क्वेश्चन मेरे पास आया था दोस्तों। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यताओं के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा भी जा सकता है आगे होने वाले एग्जामों में। चलते हैं 168 की ओर। 168 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम, तीसरा ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम, और चौथा ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। यहां पे पूछा है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका द्रुतगामी विकास का नियम। और बाकी तीनों के तीनों है ना, ये नहीं है दोस्तों,
एक ही है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक एवं साथी, तीसरा ऑप्शन है साथी एवं माता पिता, और चौथा ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन। दोस्तों तो कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो यहां पर दोस्तों आपको सोचने लायक क्वेश्चन है और सही आंसर है जो आपके दिमाग पर निर्भर है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। बाल्यावस्था ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, माता पिता एवं भाई बहन। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 170 की और 170 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह है प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और 6 से 11 वर्ष। तो यहां पे पूछा क्या है, कौन सा आयु समय प्रवृत्ति बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? वो आपका आयु वर्ग समूह है 6 से 11 वर्ष का। दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 171 की ओर। 171 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन देख लेते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए कि योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। 2 नंबर का ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172 की ओर। 172 नंबर का क्वेश्चन है, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और खाली जगह दी गई है से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभिज्ञान से, मानसिक निरूपण से, समझौता से या समायोजन से। तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से, अनुकूलन और समझौता से। आपका 3 नंबर का ऑप्शन है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। 173 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना है? ऑप्शन देखते हैं, पहला विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। तो दोस्तों ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा देखते हैं, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। इसके बारे में सोचेंगे। चौथा देख लेते हैं, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो यह भी नहीं होगा दोस्तों। यहां पे एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिव्यक्ति। तो आप सभी को पता है भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? भाटिया बैटरी को बुद्धि परीक्षण के लिए। 2 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जामों में। चलते हैं 175 की ओर। 175 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं फिर देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है। गलत है दोस्तों ये भी। दूसरा ऑप्शन है कालानुक्रमिक आयु के प्रतीक संबंधित है। गलत है ये भी। कालानुक्रमिक आयु के व्युत्क्रमी संबंधित है। सही कथन है दोस्तों। और चौथा बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्येक संबंधित है। यह भी गलत है। तो बुद्धि लब्धि के संबंध में इनमें 3 नंबर का ऑप्शन है जो आपका सही है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी होती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। बुद्धि लब्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? केटल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो तरल मोजेक मॉडल है वो किसने दिया था?
केटेल ने दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 177 की ओर। 177 नंबर का क्वेश्चन है, खाली जगह संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था। जो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलो के द्वारा दिया गया था उसने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर किया था, बंदर पर किया था या चूहे पर किया था? तो आप सभी को पता है किस पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा। चलते हैं 178 की ओर। 178 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक, समस्या समाधान या अपसारी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह विश्लेषणात्मक प्रश्नों की श्रेणी में आता है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं 179 की ओर दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? पहला ऑप्शन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। दूसरा ऑप्शन है, भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर आपका 1 नंबर का कथन सही है दोस्तों। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का जो सापेक्षिक प्रभाव है वो क्या है, बदलता रहता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज के इस हमारे लाइव टेस्ट के दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? प्रतिभाशाली छात्र के लिए कौन सा कार्य उचित है दोस्तों? पहला है, अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास। दूसरा है, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। तीसरा है, विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। और चौथा है, पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने देना। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य, कौन सा कार्य उसको देना चाहिए? तो दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन को आप एक बार फिर पढ़ लें। उनकी शक्तियों को सही दिशा देने, उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, यह यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये 30 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे? जल्दी से सभी मित्र एक बार कमेंट कर दें, कमेंट करके बताएं आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो ये मेरा पसंद आ रहा है, ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है, तो हर वीडियो को आप लाइक करें। और दोस्तों अगर बहुत पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और कमेंट करके आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। नेक्स्ट टेस्ट रहेगा हमारा टेस्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम देखेंगे 181 से 210 नंबर तक के क्वेश्चन दोस्तों। प्रतिदिन रात 9 बजे हमारी ये मैराथन टेस्ट रहता है। आप सभी को इस टेस्ट में भाग लेने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।